और this webinar is with collaboration of Pakistan Association of Pathologists, Pakistan Physiological Society. Basically, we are honored on the platform of PMA and Pakistan Medical Women Associations. And now we are also in collaboration with Sher Alam Sahab, teacher of medical educationist. And today we are honored, we have a youngest uh, teacher, assistant professor, Dr. Fatima Khan, who is the master from University of Lahore, and she is to you she is doing she is working as assistant professor of women medical and dental college of Professor Salma Kundi. Before starting today's session, we'll request Dr. Professor Rashid Saab to recite the Holy Quran. Right, sir. Jazakallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا أجئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ये सूरत फुरकान की आयत 32-33 है, तर्जुमा है। और काफिर ये कहते हैं कि उस शख्स पर कुरान एक ही बार क्यों नहीं नाजिल कर दिया गया, इसलिए कि हम इसकी कवि रखें और हमने इसे ठहर ठहर कर उतारा है। और ये लोग जैसा भी अजीब सवाल आपके सामने पेश करते हैं, हम उसका जवाब ठीक और वजाहत में बड़ा हुआ आपको बताते हैं। सदाकल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। आज हमारा जो वेबिनार है ये 119वां वेबिनार है और ये मेडिकल एजुकेशन के मुतालिक है। और बहुत खूबसूरत आयत पढ़ी आपने। और कहते हैं ना, जिसने कुरान, अगर आप कुरान आपको समझ आ गया तो ना आपका कभी फिरका रहेगा और ना कोई मसलक रहेगा। कुरान ही एक हमारी हिदायत है और रोशनी का मीनार है। तो ओवर टू यू डॉक्टर फातिमा। एट द एंड देयर विल बी सर्टेन क्वेश्चन एंड आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you so much, sir. Assalamu alaikum, everyone. I am Dr. Fatima Aman, and I'm working as an assistant professor in Medical Education Department of Women Medical and Dental College. And today's the topic of my webinar is multiple choice questions development. And I really hope you will take away something valuable and effective from our time together. So let's start the presentation. It's not moving, sir. I don't know what happened. Let me check again. Let me share my screen again. It's not moving. The slides are not moving. आप इसको प्लीज इसको एक दफ़ा अनशेयर करें और फिर शेयर करें। Exactly, maybe अनशेयर करें, अनशेयर करके आप दोबारा शेयर करें। वेट सर, मैं करती हूँ। हाँ, अब इसको, ये ग्रीन वाला पोर्शन है ना, इस पे शेयर करें दोबारा। यस सर। Wadeed, what is the issue? Wadeed, where is the issue? Sir, let me check, sir. Okay. Please, we are sorry, we apology for inconvenience. Please give us the time. वदीद, आप पहले से इनसे एक फाइल ले लिया करें ना, ताकि आसान हो जाए जिंदगी सबकी। Okay, अब मैडम आप मूव करें। सर, it's not sharing, moving. We are looking your screen. Yes, फर्स्ट स्लाइड शो हो रही है लेकिन आगे मूव नहीं हो रहा सर। नहीं, ये पीडीएफ में है ना आपका। जी सर पहले शेयर हो रहा था, लेकिन पहले मैंने जब अपनी स्क्रीन शेयर की थी तो इट्स मूविंग। आप इसको जरा वैसे ही मूव करते रहे, पीडीएफ में जरा मूव करना मुश्किल होता है। इसको जरा नीचे करें। यस, फातिमा ये फॉरवर्ड कर दे वदीद को ताकि वो शुरू कर दे। ओके मैम। फातिमा अनशेयर करके दोबारा करो काइंडली। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं? व्हाट्सएप भी कर दो और अनशेयर करके दोबारा अनशेयर करें।
मैंने कर दी है, अपनी स्क्रीन स्टॉप की हुई है। अब दोबारा से करो जैसे वो पहले की थी, ओके। और मुझे भी साथ भेज दो। Today the weather in Lahore is very pleasant, rainy season after a very long time here at Lahore. अल्हम्दुलिल्लाह स्मॉग खत्म हो गई होगी सर। Almost there will be, inshallah. But we are afraid that the new virus, human meta pneumo virus, is coming from China. ओह माय गॉड, अल्लाह ना करे। उसके लिए कोई वैक्सीन दरियाफ्त हुई है मुलाजिम साहब? नहीं हुई, वो तो वायरस ही पहली दफा आ रहा है। पुराना था वो वायरस नया आ रहा है, नीमो सर वायरस। ये वायरस बहुत अरसे से पाकिस्तान में ऑलरेडी मौजूद है, अमेरिका में भी मौजूद है, और लेकिन हम ये इसको जो हमारे पास नहीं आया था सर। सर ये ये जो कोरोना वायरस है ना, ये इसके डिफरेंट स्ट्रेन चलते रहेंगे, इसके नाम चेंज होते रहेंगे। दिस इज जस्ट लाइक ए कोरोना वायरस। और ये अगर मैं कराची की बात करूं, मैं तो पेशेंट देख रहा होता हूं ना, लेकिन हम लोग रेस्पिरेटरी आजकल वायरस कहते हैं सर इसको। जी 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 बिल्कुल, वो भी रेस्पिरेटरी वायरस था जो कोरोना भी, तो ये सारा वही है, और फ्लू लाइक बिल्कुल सेम कोरोना वाला सिम्टम है। और चूंकि आजकल वो काम नहीं हो रहा है कि टेस्ट कराओ ये कराओ, लेकिन मल्टीपल केसेस हैं इसके, और ये पिछले 2-3 महीने से ये चल रहा है, कराची में भी और डिफरेंट पाकिस्तान के कनाडा में भी है ये, ऑस्ट्रेलिया में भी है, और ये चल रहा है दुनिया थोड़ा में। सा ना चाइना में ज्यादा इस वक्त आउटब्रेक हुआ है। चाइना में भी पहले से ही है, लेकिन अब ये बहुत सारी इसमें इश्यूज हैं, लेकिन ये कि हाँ, इन्होंने कहा है कि अभी बीजिंग में और कुछ जगहों पे लिमिटेड है, कहीं और वो गया नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि इसमें पैनिक नहीं होना चाहिए, बहुत ही माइल्ड सा है ये। हाँ, उनके लिए प्रॉब्लम है जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मेडिसिन पे हैं, या कोई और अपर डायबिटिक और है, लोअर, हाइपरटेंसिव है। हाँ मतलब कोमॉर्बिड भी है, और बच्चे हैं, वो उनको प्रॉब्लम हो सकती है अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंसर पे 14 साल से नीचे वालों को ज्यादा होता है। तो 14 इसके साल से प्रिकॉशन वही होगा, फेस मास्क। मास्क बिल मास्क मास्क मास्क। बिल्कुल फेस मास्क है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि लोगों को चाहिए कि वो सारी जो प्रोटोकॉल थी कि हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें, खासकर खवातीन जो है वो जो गाल मिलाती हैं, या अच्छी तरह से मर्द जो हजरात गर्मजोशी से मिलते हैं, ये सारी चीजें थोड़े दिन के लिए मेरे ख्याल में अवॉइड करना चाहिए। शेयर ना करें अपना पेन, अपने मोबाइल शेयर ना करें फॉर द टाइम बीइंग, और खासकर वो लोग जिनको जरा सा भी फ्लू है और ये समझते हैं कि ये नहीं, ये तो मामूली सा फ्लू है, मुझे कुछ ऐसा नहीं है, तो उनको चाहिए कि वो थोड़ा रेस्ट करें, और साथ ही साथ वो बता दें कि जी मुझे ये प्रॉब्लम है और मैं आपसे हाथ नहीं मिला सकती हूँ या हाथ नहीं मिला। जी sir, it's थैंक यू working. कैसे थे? Sajad, we are going to Working? start Yes, It's yes. working. It's working. Sorry for the inconvenience. Today's the objective of the webinar I'm going to discuss the structure of the MCQs and its types, and then I'm going to discuss the common pathologies in MCQs and its management, and how to develop an effective MCQs for assessment. So, what do you think? Is this the correct MCQs or not? This is the fun question. नहीं कोई नहीं है। हाँ सर, ये नहीं है. So, as you know, most of the medical institute has been using the modular systems. Like in our institute, we have been using the modular system since 2017, and this program has also been introduced in BDS. So the assessment tool that we are using to assess our students are MCQs. So what can MCQs assess? I have a question for all my participants. What do you think? What can MCQs can effectively assess? You can share your experiences or any thoughts. Absolutely conceptual. You have to have a good concept of Okay. whatever the subject or the mini heading you are studying. Cramming may not do here. Okay. Thank you, sir. Thank you for the response. So, Miller's pyramid, I hope most of in the audience has familiarized with the Miller pyramid. So the Miller pyramid, there are different types of assessment tools. So, and for each
level of the learner, there are different types of assessment tools. So the middle pyramid gives us a framework that provides 4 levels. The first level is knows, then knows how, show how, and does. So Miller pyramid actually उसने हमारे लिए easy कर दिया to understand the assessment tools according to the level of learner. So the basic knowledge is from the bottom called the knows, and in knows level you assess the knowledge actually of the students, and you can use the assessment tool to assess the knowledge. You can use MCQs, you can use written tests. So knows house, in knows house you assess the understanding of the knowledge of the learner. So for that purpose you can use MCQs like case-based solving questions or problem solving questions or essay type questions. So show house, as the name indicate, you assess the clinical and practical examination of the students, and for that purpose you can use OSCEs and OSPEs that we are usually use in our practical examination. And then the does level. So the does level assess the clinical real examination in real life settings like in wards or in your clinical rotations. So for that purpose you can use workplace-based assessment, and you can also assess your students through direct observation. So Miller's actually gives us a framework to provide a structured approach to assess a learner's level from basic knowledge to practical knowledge and clinical skills in real life setting. So it is a framework that provides to assess clinical competencies in medical education according to different level of learners. So there are different types of instruments used for written assessment for theoretical knowledge. So first is MCQs that are that we are mostly used in our exam practice, and there are further types of MCQs. There are single best answers MCQs, there are true false, there are extended matching items. So the single best answer are the MCQs that represent a question or incomplete statement, जो कि mostly we are using in our exam practice, and it is followed by several options, and only one option is the best or most correct answer. And then there is a true false. True false is a direct close-ended question, and then the extending matching items. So extending matching items are different from the MCQs, and let me give you an example, show you an example. Okay, this is not opening, the file is not opening here. I don't know what happened. So extending matching items mein ye hota hai ki we have a theme. Suppose we have anemia theme, and then the theme is followed by the lead-in question in which you ask what are the most likely causes of anemia, and then you give the options and then the scenarios, and then you have to match the scenario with the option. So this is how you get the correct answer. So this is mostly used in higher order to assess the higher order thinking, mostly used in FCPS exams for clinical to assess the clinical reasoning, and postgraduate exams like master's studies or PhD studies. In MBBS exam, we mostly use the single best answer MCQs that have only a stamp, a question, and then the lead-in question, and followed by the several options. Then other instruments that we can use to assess the written assessments are open-ended questions. In open-ended questions, you can write the detailed answers. So in this, we have modified essay questions and the short essay questions. So today's our topic is multiple choice questions. So we are focusing on MCQs. So the MCQs, multiple choice question, has one best answer questions that is subdivided into A type or R type. So R type, like discussed in the previous slide, R types are the MCQs like extended matching questions jisme aa jate hain, and then the A type. A types are mostly the MCQs that we are used in our exams. And then the true false. So true false is not a standard practice to use in examination. Yes. And we don't use true false to assess our students in medical education, because first, it is very straightforward and it is very easy to construct, and it is not considered as a best practice, and it has inherent limitations, जिसकी वजह से हम use नहीं करते true false को. So the structure of MCQs kya hota hai that we use in our exam mostly, and it is also called A-type MCQs. So this is the basic diagram that we use to describe the structure of MCQs. Collectively, this diagram, this diagram is showing the bunch of the grapes,
And there are 3 items showing the cordon, stem, and the grapes. And collectively, the parts of the MCQs are called items. And the cordon is showing, as you can see in the picture, the cordon is showing the stem of the MCQs. The stem is actually the question, the scenario, the clinical background that you're giving in the MCQs. The stem is the lead-in question in which you ask your question, what is the cause, what is the investigation, what is the diagnosis of anemia? And the grapes is showing the option in which you have correct and incorrect answers. So let me give you a real example. So this is an anatomy of A-type question. You can see there is a scenario, also called vignette. Vignette, we call vignette a clinical scenario. Stamp, you can call it vignette, scenario, or stamp. And then your lead-in question in which you ask your question, what is the most likely diagnosis, investigation, or causes? And then your distractors comes in which you have correct and incorrect options. This is the A-type question anatomy. Okay. Now let's talk about the context. So there are 2 types of context in MCQs. The one is context-free, the other one is context-rich. Both are correct. You can use both context-free MCQs and context-rich MCQs in your exam. It depends, but you should know which level you're making MCQs for. If you're making MCQs for first year, second year student, you can make context-free MCQs. But if you're making MCQs for third year, fourth year, and final year classes, then you make context-rich MCQs. So as you can see, in post graduates FCPS वगैरह context में. yes sir, आप higher examination के लिए भी कर सकते हैं. And sir, as you can see on the screen, in context-free, there is only a lead-in question. Screen is not available. Is it visible to other honored people? Yes sir. Yes, so it's visible Yes, to me. yes. Seen. Screen is visible. Okay, Maybe okay, you thank you, should sir. go out and then re-enter. Okay, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. I'm trying. Thank you. I'm sorry. It's okay. So as you Visible see now. the Visible now. Yes, thank you. Okay, sir. Okay. So as you can see in context-free, there is only a lead-in question. There is no stem or scenario or vignette. You just ask you ask direct question, what is the most important mechanism of heart failure in children for 1-year-old? And then you give the option. In context-rich, you provide the stamp, the background, and then you ask your lead-in question, what is the mostly likely mechanism of his symptoms or whatsoever your question is, and then followed by different options. So both are correct. You can use both in your examination depending on the level of learner you're assessing. Sorry, Fatma, can I interrupt you? This year in Yes, ma'am. KMU for the third year, they Yes, gave ma'am. all context-rich questions, and they were so lengthy that the students could only attempt 60% questions. So I think there should be something fair. Like they Yes, should ma'am. give a percentage to the context-rich so that they don't waste their time Exactly, reading ma'am. the question and deciphering. I am going to discuss this issue later in my presentation. ये चीज़ आगे मैं डिस्कस करूंगी मैम आपसे. So moving on. So this is actually how you can write MCQs, and we are using this scenario in our modular system. Like there are different speciality. First, choose the speciality on which you are making MCQs: GIT, CVS, and respiratory system. Then choose the theme, and then choose the something. The theme: diagnosis, investigation, or treatment. This is how you make an MCQs. And this is mostly we are using in modular system because our modules are organ-based. So this diagram is showing the level of cognitions. There are 6 levels of cognitions, from low level thinking to high level thinking. As you can see, the first is knowledge, then comprehension, application, analysis, synthesis, and evaluation. This level is progressing from knowledge to real life setting, clinical knowledge. So in context-free and context-rich, like I said before, you can use context-rich MCQs if you are making MCQs on clinical scenarios, if you're assessing students' application of knowledge, if you are assessing clinical reasoning. And you can make context-free MCQs if you're assessing only knowledge or understanding of knowledge. So if you're assessing high-level thinking of student, you have to make context-rich MCQs. And if you're assessing only the knowledge part, then make only context-free. So mostly we are making context-free MCQs in our
in our starting initial years, like first year or second year, or sometimes in third year, but the context-rich MCQs in clinical classes. So here's an example. In this MCQs, you're only assessing knowledge. What arterial blood gas analysis most likely to show in patient with cardiogenic shock? So you're just assessing the knowledge, you ask the question, and then followed by the options. And same MCQs, if you want to assess the application of the knowledge, you give a scenario and then the same question, what is the most likely causes of arterial blood gases? That is how you make an MCQs of application or knowledge. Then another example sample is nephrotic syndrome. What is the most likely renal abnormality in children with nephrotic syndrome and normal renal function? You're just asking simple question, causes of abnormality in children with nephrotic syndrome. And then the same, you give your background and then you ask the question. That is how you assess the application. Whenever you're assessing the application of the knowledge, you must give a background or clinical scenario in your MCQs. So how to develop a multiple choice question? So what do you think? Is this the right, correct MCQs? What are the signs and symptoms of multiple sclerosis? Depends upon the level of the class from which you are asking. Yes, sir, it also depends, but still it's not the It's right, It's not a good, but without- still it's not the right MCQs. It can be improved if you just give a little description of presenting complaint, history, physical exam, and then ask what is the mostly likely diagnosis. Because asking directly what are the signs, symptoms of multiple sclerosis, it's not how you assess this learner's knowledge. And mostly students use tips and tricks in these kind of MCQs. I will discuss later. So this is not the right MCQs. And this can be improved by giving a little history and complaints and investigations, and then ask your questions. So what is the best drug to treat otitis media? This also can improve by yes, it's yes, not. this also can improve by giving a little history, background history, and then ask the appropriate therapy. This is also not a good MCQ. You can improve this MCQs by same, giving relevant improve history, the physical stem and exam lead. here. Sorry, sir? To improve the stem and lead. both. Yes, you can add a stamp, scenario, or vignette, and then ask your lead-in question followed by the options. Those can be good SEQs. Yes, ma'am, those can be good SEQs, but in modular system, we are evaluating our students by only using MCQs. So this is a vignette worksheet. Vignette called clinical scenario, and this is how you make your clinical scenarios by giving a patient history regarding patient symptoms and examination finding, and then you ask your lead-in question at point 7, and then followed by options. This is just for an example. Here's another example of a basic science and clinical vignette. So you can make same in basic sciences, add STEM, then the lead-in question followed by options. And in clinical vignette, you add the clinical background of the patient, then you ask your question, and then the option. That's how you make MCQs to assess the application of the knowledge. So pathology of MCQs. Do you have any idea what are common flaws in MCQs? अभी आप लोगों ने शेयर भी किया है मुझसे थोड़ी Same देर पहले. was discussed as the Professor Salman was discussing. Sometimes it is difficult, sometimes it is very easy, sometimes without depending upon the without calculating the level of the students, either first year, second year. Yes, sir. So there are actually two major flaws. The one is content underrepresentation. As the name indicates, underrepresentation, and this happens when the content in the MCQs is not covering the main area or topics that needs to be included in the examination.
or that needs to be tested. So for example, you are making MCQs on physiology and you're only focusing on cardiovascular system and you're neglecting the part of digestive and respiratory. So that means this shows content underrepresentation. That means you're missing the key topics that needs to be tested in the examination. And the other one is construct irrelevance variance. So the construct irrelevance variance is opposite of content underrepresentation. In this, you are only giving the topics that are not important. You are just giving the topic that are might off topics and that are not important for the students or not included in the syllabus. So what are the management of MCQs pathology? So this is the blueprint. So the blueprint is the framework that gives us outline of the assessment, that tells us the weightage, that how much MCQs should we make for the certain topics. So we should follow blueprint to avoid content underrepresentation. So in modular system, each module has their own blueprint of MCQs, and we are following that blueprint to make MCQs for our examination. And following the blueprint, that's how you avoid the content underrepresentation. You make MCQs that are important and according to the weightage of topic. So there are other factors too, flaws too, that makes your MCQs weak. The one is related to test wiseness and other one is related to irrelevant difficulty. So the test wiseness is the ability of students to use strategies and tactics to improve their test score rather than using their actual knowledge. So they actually your MCQs is weak. So students use strategies or tactic rather than brainstorming or using their actual knowledge. And this includes eliminating the wrong answers or guessing strategies or recognizing the pattern in answer choices. So there are different cues that are related to test wiseness. The one is the logical cue. So in the logical cue, in multiple choice questions, these are the unintentional hints in the question or answer choices, and that helps student to guess the answer without knowing the actual knowledge or without brainstorming. Let me give you an example. You can see the example on your screen. Can anyone tell me what is the logical cue in this MCQ? Anyone from the audience? I think it's the English, the grammar. Administration of would lead to not Exactly. examination of syllabus, panel. It would Ma'am, not in be this, B. yes, ma'am, actually in this, in the last night, we asked the first step in the management should be intravenous administration of. In above, we are asking the intravenous administration, and in option, we are giving examination of cerebral spinal fluid, CT scan of the head. So these two options, student know कि हम ये दो चीज़ें इंट्रावीनस नहीं दे सकते. So हमने तो ये एग्जामिनेशन की बात की है, तो आपने ऑलरेडी उसको एक लॉजिकल क्यू दे दिया, ये दो ऑप्शंस तो गलत है. सो वो अपना उस तरह ब्रेनस्टॉर्म नहीं कर रहा उसको, क्योंकि डायरेक्टली एक ऊपर ही लॉजिकल व्यू मिल गया इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन, देन यू गिविंग ऑप्शन दैट आर नॉट लॉजिकली अलाइन विद द लीड इन क्वेश्चन. सो स्टूडेंट को यहाँ से ही आइडिया हो गया कि ये दो ऑप्शन तो गलत है, इन दो को वो पहले ही हटा देगा इंस्टेड ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग. सो दैट इज हाउ ही गेट एन करेक्ट आंसर. So in the provided multiple choice question, the logical cue arises from the fact that not all the options are logically fit the action described in the STEM. So this intravenous administration, these discrepancies help test takers eliminate certain options based on logic rather than content knowledge. So there are other cue called grammatical cue. In grammatical cue, student guess the correct answer because there is a grammatical mistake in the MCQs. Let's check the grammatical mistake. What do you think? What is the grammatical mistake here? The hormones responsible for regulating blood glucose level are insulin, glucagon, epinephrine, thyroid hormone. Is there any grammatical mistake? So in this case, the question stamp uses are, which is plural verb.
And three options like insulin, glucagon, and epinephrine refers to a single hormone. So while the thyroid hormones could be interpreted as collective term for multiple hormones. So the student know कि ये वाला करेक्ट आंसर है, क्योंकि बाकी उसको पता होगा कि आर उसके साथ नहीं जा रहा है, वो थायराइड हार्मोन के साथ जा रहा है. सो वो करेक्ट आंसर विदाउट नोइंग द एक्चुअल नॉलेज वो करेक्ट थायराइड को हार्मोन को कर देगा. एंड विदाउट ब्रेन स्टॉर्मिंग उसको पता चल जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर थायराइड हार्मोन है. So how to fix the grammatical cue? हम इसको रिवाइज भी इस तरह कर सकते हैं. The hormones responsible for regulating blood glucose level is. Use the word is. So by using the singular verb is to match the intended answer choice, हम इसको grammatical cue को हटा सकते हैं. And इस तरह student थोड़ा brainstorming करेगा कि which one is the correct rather than going for the thyroid hormone and using their actual knowledge. So then the absolute term. So absolute term in MCQs are words that suggest something always true or always false without any exceptions, like the terms like always, never, all, none, must, and we avoid these kind of terms to use in MCQs for medical students. So here is an example. In patient with advanced dementia, Alzheimer type, the memory defect, you can see there are 5 options. And in number C and number D, we use the word never. How we can improve this? So we can use the word rarely seen in patient or often seen in patient, because in medical हर चीज़ की अपनी एक्सेप्शन होती है, हर चीज़ जो होती है वो सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड कर रही होती है. सो वी नेवर यूज द वर्ड नेवर, ऑलवेज, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. और ज़रूरी नहीं है कि हम लोग हर चीज़ उसके मुताबिक ही चल रही हो. सो नेवर और ऑलवेज और इस तरह के वर्ड्स को हम अवॉइड करते हैं, बिकॉज देयर इज ऑलवेज एक्सेप्शन इन मेडिकल एजुकेशन. सो यू कैन यूज द वर्ड रियरली सीन और ऑफन स्वेयर टू अवॉइड द एब्सोल्यूट टर्म. सो अभी जैसे मैम आपने बात की थी कि इस पास थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को काफ़ी लॉन्ग करेक्ट आंसर्स इस तरह के आए हुए थे. सो दिस कम्स अंडर द इररेलेवेंट डिफ़िकल्टी. और इसमें ये होता है कि आपका या तो जो ऑप्शंस है वो बहुत बड़े होते हैं, आपके स्टेम से ज़्यादा आपके जो आंसर्स हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं. एंड इसमें स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन सी को क्यों करेगा? क्योंकि उसको पता है कि आपने ऑलरेडी सी में इतना एक्सप्लेन कर लिया है, उसको इतना नॉलेज दे दिया है कि उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा दैट द सी इज द करेक्ट ऑप्शन. So a long correct answer can serve as a cue in an MCQs because the test writers often unconsciously provide more details or clarification in the correct option. So option C is the correct answer, and it's significantly longer and more detailed. As you can see, other distractors are not longer than the C option. And the test wise student might pick it simply because it look more complete, or even if they don't fully understand the content. The other cue and the flaw in MCQs is word repeat. So the word repeat is a cue in MCQs happen when a word or a phrase from the question stem is repeated in the correct answer, but not in the distractor. So the repetition gives hint to the student who noticed the pattern. So look at the example, which vitamin deficiency leads to scurvy? So already everyone knows the scurvy is caused by vitamin C. So you kind of repeat the word vitamin C in the option and you're asking for the scurvy. How we can improve this? You can improve this MCQs by saying the deficiency in which vitamins cause symptoms such as gum bleeding and poor wound healing is caused by which. So then the vitamin C. इस तरह students अपना एक actual knowledge use करेंगे instead of using tricks or strategies. Then there are other factors related to irrelevant difficulty. Irrelevant difficulty occurs when the challenge in an MCQs arises from factors unrelated to knowledge or skills. या तो आपका MCQs इतना बड़ा होता है, या फिर उसमें grammatical issues होते हैं, या फिर ऐसी language use की होती है that are difficult to understand. So these come under irrelevant difficulty. Like this, the options are too long and complicated or double. इसमें इतना टाइम स्टूडेंट्स का लग जाएगा, 1 minute पर MCQs होते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ते पढ़ते ही उसको काफ़ी टाइम लगेगा.
They are very long. As you can see, they are very long statements. And then other thing is stems are very tricky or unnecessarily complicated, as shown in the example. So these types of MCQs take or consume time. So how we can avoid these kind of things in our MCQs? So the general guidelines are include as much of the items possible as in the stems, long stem, short options. And always give, if you're assessing the clinical reasoning, if you're assessing the application of the knowledge, or you're making MCQs for classes, higher classes like third, fourth, final year, always make MCQs that include STEM and then followed by the lead-in question. Always make context-rich MCQs. If you're just assessing the knowledge of the students, just make the context-free MCQs and then avoid negatively phrased items. If you use only short. And then there are other things. Always avoid the logical cues. Always make your MCQs STEM strong, that student find ना कर सके उस correct answer को, and student अपना actual knowledge use करे instead of using tricks and tricks. And the option should be written in ascending orders, and the option should be shorter than the STEM. Fatma, can I ask? Yes, sir, sure. You said in the first line, the long stem and short option. तो आपने अभी पहले कहा है there should be a small stem so that the time consuming होना चाहिए. So why Yes, it is sir. long? Why you here written Sir, is long stems? The statements mean don't add things in your options. मतलब if you want to add, मतलब it's better to add things in your STEM, and जैसे आप कोई क्लिनिकल सिनेरियो दे रहे हो तो आप उसी में सारा क्लेरिफाई कर दो, एंड आपका स्टेम जितना क्लेरिफाई होगा, जितना उसमें अच्छी चीज़ें होंगी, और देन उसके मुताबिक अपना लीड इन बनाओ तो स्टूडेंट को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी. दैट डजंट मीन कि आप अपना बहुत बड़ा स्टेम बनाओ या क्वेश्चंस बनाओ कि स्टूडेंट्स का टाइम जाओ. इट मीन्स कि आप ऐसा स्टेम बनाओ कि उसको वो नॉलेज पढ़ के उसको समझ आ जाए कि आप क्या पूछना चाह रहे हो, इंस्टेड ऑफ मेकिंग. हाँ, तो it should be stem, clear stem ये होना चाहिए या long हाँ जी stem सर, होना चाहिए? you're Clear. right. The word clear should be used here. Clear stem. Okay, right. Thank you very Yes. much. And always use simple language in MCQs. Always use Yes. direct approach in the MCQs, because student have only 1 minute per MCQs. So अगर जितने भी आपके स्टैम्प लंबे होंगे या जितने आपके ऑप्शंस लंबे होंगे और क्राउडेड होंगे, तो आपका स्टूडेंट का टाइम ज़्यादा लगेगा, एंड इन रिटर्न उनका पेपर जो है हमेशा वो इनकम्प्लीट ही रहेगा. So that is all. So these are the references where I taken my content. Thank you. If you have any question, you can ask. Zabardast. Very good. Thank you, sir. डॉक्टर फातिमा बेटा, वेरी नाइस एंड वेरी डिस्क्रिप्टिव और बड़ा शॉर्ट टाइम में है. सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ PMDC फॉर मेकिंग द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. सर हम लोग एक्चुअली KMU को फॉलो कर रहे हैं. सो KMU एक्चुअल में PMDC को ही करता है. सो KMU में जो हम you are following the KMU is also working under the PMDC. What is yes, the they are also working under the PMDC. But इसी के अंदर ही डॉक्टर सलमा का क्वेश्चन आ जाएगा. इफ वी फॉलो द क्राइटेरिया ऑफ द PMDC जो यूनिवर्सिटियों को दिया जाता है, तो फिर इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आता. पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है. जी सर. सर क्राइटेरिया इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय द KMU. उन्होंने हमें दिया हुआ है एक इस क्राइटेरिया के मुताबिक, स्ट्रक्चर के मुताबिक आपने MCQs बनाने हैं, एंड जिसमें उन्होंने ये भी लिखा होता है कि आप कौन से लेवल का बना रहे हैं एंड कौन सी डिफ़िकल्टी लेवल आपका क्या है. सो जब भी आप MCQs बनाओ, फर्स्ट आपको तो ये असेस करना चाहिए कि आप किस लेवल का MCQs बना रहे हैं, आपका स्टूडेंट कौन से लेवल पे स्टैंड कर रहा है. एंड फिर हर लेवल के, जैसे मिलर्स पायरामिड में यही था कि हर लेवल के डिफरेंट टूल्स हैं जिससे आप असेस कर सकते हो लर्नर्स एबिलिटी.
लर्नर्स नॉलेज। सो KMU ने भी हमें इसी तरह MCQ का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें आपकी स्पेशलिटी होती है, देन योर थीम एंड देन सब थीम एंड देन यू मेक योर MCQs ऑन इट। एंड KMU ने हमेशा हमें हर मॉड्यूल के साथ एक ब्लूप्रिंट दिया हुआ है एंड हमें उस ब्लूप्रिंट को फॉलो Yes, करना होता है फॉर yes, मेकिंग। yes, that is the, यही मैं पूछना चाहता, that is the जी सर, हमें हर मॉड्यूल के साथ ब्लूप्रिंट है जो हम फॉलो करते हैं और उसमें हर टॉपिक की एक वेटेज होती है और उस वेटेज के मुताबिक उन्होंने MCQ दिया होता है कि इसमें सपोज एनीमिया है तो इसमें 10 MCQs आएंगे, इफ एनी अदर टॉपिक्स, तो दे आर डिफरेंट MCQs वेटेज अकॉर्डिंग टू द टॉपिक इम्पोर्टेंस। सो हम वो ब्लूप्रिंट अपना यूज़ कर रहे होते हैं फॉर एग्जामिनेशन। एंड अगर ट्रेडिशनल सिस्टम है तो ट्रेडिशनल सिस्टम में एक टीचर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को खुद भी पता होता है कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको ये चाहिए कि वो इक्वली सब टॉपिक्स को डिस्ट्रीब्यूट करे rather than focusing on one topic and making MCQs for on one topic and neglecting others. मेर आलम साहब बैठे हैं सर। ऐसा है कि मेरे आपसे क्वेश्चन है कि ये जो डॉक्टर फातिमा वाला था, तो ये ब्लू प्रिंटिंग से जाने से पहले हम एक प्री हॉक करते हैं और फिर इसके पोस्ट हॉक करते हैं और फिर उसके बाद डिफ़िकल्टी इंडेक्स, अगर ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं प्रोफेसर शेर आलम साहब सर? नहीं सर, ये है कि पहली तो बात ये है कि डॉक्टर फातिमा, शी हैज डन अ वंडरफुल एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। Thank you, sir. Thank you so much. and all she has pointed out all the basic flaws. दूसरा सर, ये जो डिस्क्रिमिनेशन डिफिकल्टी इंडेक्स है, मैं करवा लाता हूँ तो भी से ये चल कोई ग्रॉसरी ले आए तो All other mute and listen the answer. राइट। सो जो आप बात कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन डिफिकल्टी इंडेक्स की, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे, लाइक जो जिस तरह यहाँ बात हो रही है इस पे होता है, उसका बड़ा एडवांटेज ये है कि व्हेन यू वांट टू मेक अ क्वेश्चन बैंक, so you can select the appropriate questions based on the difficulty and discrimination index, या उनको रीयूज करना हो। लेकिन उसकी दूसरा बड़ा ये है जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस हो रही है कि जिन क्वेश्चन में या तो डिफिकल्टी का प्रॉब्लम होता है या डिस्क्रिमिनेशन का, वो हाईलाइट करके वापस डिपार्टमेंट को भेजते हैं कि इसको इम्प्रूव करें। एग्जैक्टली। और ये सर मैंने वो ये किया और मतलब इट वाज नॉट इजी। So it's not easy. जो उन्होंने क्वेश्चन हमें भेजे और हमने उनको रिकंसिडर किया, एंड देन वी रियलाइज कि हमने कहाँ मिस्टेक की है और कहाँ हमने चीज़ें एज्यूम की हैं। तो इट्स अ ग्रेट लर्निंग कि अगर जो आप डिफिकल्टी डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स करें और जिन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो वो वापस डिपार्टमेंट को भेजें और कमेंट्स के साथ कि वो उसको इम्प्रूव करें। सो आई थिंक दैट at least I have found it a very learning exercise for myself. थैंक यू सो मच सर। अच्छा, इसमें हमारे डॉक्टर फातिमा आपकी एक टीचर भी बैठी है, प्रोफेसर समन। मुझे याद है 2016 में व्हेन वी वर इन द प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ मेकिंग दिस वन, तो ऐसा ही होता था कि पहले एक बड़ा प्री हॉक होती थी, फिर उसके बाद फिर उसको वापस भेजा जाता था, फिर उसको बोला। डॉक्टर समन, कैन यू कमेंट ऑन इट? Everybody, sorry, I just joined, तो मेरा वो कंटिन्यूटी नहीं है। क्वेश्चन MCQ की जो प्री हॉक होती थी और उसके जी बाद जी डिफिकल्टी इंडेक्स देखा जाता था। जी सर, इसी तरह होता था कि हम लोग MCQs जब बनाते थे डिपार्टमेंट पे, तो एक डिपार्टमेंटल प्री हॉक पहले होता था Yes. विद हेड ऑफ डिपार्टमेंट, और उसके बाद उसकी मिस्टेक्स वो करके फिर जब हम भेजते थे तो हमारा जो असेसमेंट सेल था वो इसका प्री हॉक वो एनालिसिस प्री हॉक करता था, जी। बिल्कुल। उसमें ये है कि फिर उसको जितना भी इम्प्रूव कर सकते हैं वो करते थे, और अकॉर्डिंग टू वो चेक कर लेते थे कि अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट है कि नहीं और अकॉर्डिंग टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है कि नहीं। तो अच्छा, उसके शेर आलम बाद साहब को मैं यही बताना चाहता था कि सर हमें वापस नहीं भेजा जाता था, वहाँ एक असेसमेंट सेल होता था। असेसमेंट सेल, उसके अंदर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को बुलाया जाता था, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की बात कर रहा हूँ, तो वो उसको असेसमेंट करने के बाद वहीं करेक्ट करते थे और वहीं करेक्ट एक टीम होती थी जो इसको हेल्प करती थी। इस तरीके से ऐसा होता है कि डिफिकल्टी इंडेक्स जो है ना, वो कम से कम होता था और वो कॉग्निटिव लेवल के ऊपर 1 2 3 4 जो था, और उसके ऊपर नहीं जैसे सर, जो मैं अर्ज कर रहा था सर, वो ये है कि डिफिकल्टी इंडेक्स और डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स आप एग्जाम के बाद ही कर सकते हैं। ये बाद में करते थे वो सर, बाद में करते थे। हाँ, बाद में करते। उससे पहले तो इस हमारे यहाँ जो है 2 या 3 लेवल पे वेटिंग होती है।
पहले क्वेश्चन को वेट करते हैं हम डिपार्टमेंट पे, दूसरा फिर वो फैकल्टी लेवल पे होती है और तीसरी डिप्टी डीन लेवल पे होती है। तो और उसमें हम जिस तरह डॉक्टर फातिमा कह रही थी, हम ब्लूप्रिंट यूज करते हैं, हम उसका लेवल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से उसका लेवल जो है वो, ये सारी मतलब जो एक हमारा टेम्पलेट है उसमें डिपार्टमेंट है, उसमें क्वेश्चन आंसर ऑथर कौन है, उसमें क्वेश्चन का लेवल क्या है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में, और Yes. फिर वो क्वेश्चन है, और ये मतलब वेट होते हैं बेस्ड ऑन द लर्निंग आउटकम्स। एग्जाम के बाद जब वो उसका डिस्क्रिमिनेशन डिफिकल्टी इंडेक्स बाद में होता है। हाँ, तो वो बाद में भेजते हैं हमें। आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग कि जैसे सर आलम शेर मलिक फरमा रहे हैं कि पोस्ट हॉक एनालिसिस जो है वो आफ्टर द एग्जाम होता था, और उसके बाद उसकी जो रिपोर्ट है पोस्ट हॉक एनालिसिस की वो एचओडी को भेजी जाती थी, और उसके हिसाब से फिर वो एमसीक्यू या तो निकालना होता था या उसको इम्प्रूव करना होता था, व्हाटएवर द। मैम आजकल तो एक्चुअल में OMR ऑप्टिकल OMR है जी बिल्कुल, हाँ जी, लेकिन हमारी कई कॉलेजेस में OMR नहीं है। वी आर आल्सो यूजिंग OMR, सो उसमें तो जी, आपको डायरेक्टली पता तो चल वैसे जाता ही है हो जाता है डिस्क्रिमिनेटिव जी, इंडेक्स एंड exactly। लेकिन डिफिकल्टी। डॉक्टर फातिमा इसके May बावजूद I भी, add some? OMR के बावजूद भी डिफिकल्टी इंडेक्स हर जगह होता है, यूनिवर्सिटी भी देखती है ताकि ये देखा जा सके कि इस क्वेश्चंस के ऊपर जो स्टूडेंट एहतजाज कर रहे हैं वाकई है भी सही। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि डॉक्टर फातिमा के कितने परसेंट एक लेवल होता है कि डिफिकल्ट, मॉडरेट और इजी, उसका क्या आप एक पेपर में रखते हैं? सर हम लोग तो देखिए KMU को फॉलो करते हैं, विमेन मेडिकल कॉलेज वाले, दे आर एफिलिएटेड फ्रॉम KMU, सो हम लोग तो उनको फॉलो करते हैं। उनका यही होता है कि इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट, हम इन 3 लेवल्स पे अपने MCQs को वो कर रहे होते हैं। जो उन्होंने हमें शीट भी दी हुई है, हम इसी को फॉलो कर रहे होते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, MCQs पे बहुत ज़्यादा काम करना रहता है, क्योंकि मोस्टली लोगों को नहीं पता, वो अपनी मर्जी से ही MCQs बना रहे होते हैं। दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द लेवल ऑफ द लर्नर। वो बस उनको अगर लगता है कि यहाँ पे स्टेम डलता है, क्लिनिकल सिनेरियो डलता है, कॉन्टेक्स्ट रिच बनाना है तो वो कॉन्टेक्स्ट रिच बना देंगे, किसी जगह उनको लगता है कॉन्टेक्स्ट फ्री बनाना है वो बना देंगे। दे आर नॉट एक्चुअली लुकिंग एट द लेवल ऑफ द लर्नर। सो इस पे काफ़ी काम रहता है। एंड हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं, अपने इंस्टीट्यूट में भी कर रहे हैं कि किसी तरह हम अपने कोलीग्स को, फैकल्टी को MCQs डेवलपमेंट की वर्कशॉप्स वगैरह दें, बल्कि हमने रिसेंटली दी भी थी लास्ट ईयर। एंड इस ईयर भी इंशाल्लाह हमारा प्लान है, रेजोल्यूशन तो यही है कि हम उनको डिफरेंट MCQs डेवलपमेंट पे वर्कशॉप्स देंगे। एंड वी हैव OMR सिस्टम, एंड इवन हमारे जो एग्जामिनेशन सेल है, जब भी हमारा कोई मॉड्यूलर टेस्ट होता है या ब्लॉक होता है, हम OMR की बात पे एनालिसिस करते हैं, देन वी डिस्कस द OMR रिजल्ट्स विद अवर फैकल्टी, कंसर्न फैकल्टी, एंड उसके बाद फिर हम अपने जो भी MCQs होते हैं, जहाँ पे रूम हमें चाहिए होता है इम्प्रूवमेंट का, हम वहाँ पे उसको इम्प्रूव करते हैं। डॉक्टर फातिमा, आपके लिए बड़े अच्छे कमेंट्स हैं, तजम्मुल साहब ने दिया है कि बहुत आला, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। उसके बाद ये Dr. कि Fatma? जी डॉक्टर तजम्मुल साहब, आप पूछ भी सकते हैं, मैं थोड़ा कमेंट पढ़ लूँ। डॉक्टर फैज़ा ने बड़े अच्छे कमेंट्स आपके बारे में दिए हैं। और इसके बाद राशिद साहब, आपने हाथ खड़ा किया है, आप क्वेश्चन करें, जी इसके बाद देन विल मूव टुवर्ड प्रोफेसर तजम्मुल चौधरी। जी डॉक्टर फातिमा, मैंने भी एक क्वेश्चन अच्छा करना है। जी मैम, जी श्योर। आप हाथ खड़ा कर लें। जी 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 डॉक्टर अच्छा तजम्मुल राशिद साहब। अच्छा चलिए। अच्छा डॉक्टर फातिमा, माशाल्लाह बहुत अच्छी आपने चीजें बताई, बहुत क्लियर कर दिया, और आपने हमारी एक दुखती रग पे हाथ रख दिया। तो क्वेश्चन तो कमेंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन मुज़म्मिल साहब हमें कहते हैं कि शार्ट रहे। MCQs और KMU एक ऐसी है कि उसका हमें तो लगता है कोई ऐसा स्टैंडर्डाइज सिस्टम नहीं है। अभी इस दफा जो फर्स्ट ईयर और सेकंड के पेपर आए थे, एक पेपर में 85% क्वेश्चन जो थे वो पिछले साल के रिपीट हुए थे। और जी सर। एज अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, और मेरे ख्याल में मैं और सलमा कुंजी और सीनियर मोस्ट जिससे हमें आज तक नहीं पता कि पेपर कैसे बनता है, असेसमेंट कैसी होती है, स्टैंडर्डाइजेशन कैसी होती है। दे नेवर सीक एक्सपर्ट एडवाइस फ्रॉम द सीनियर पर्सन। तो गेमू तो बात ही खत्म हो गई। अच्छा, सर आई तो टोटली दूसरा ये कि उसमें बहुत सारे बिल्कुल ऐसे, और देखें ये सिर्फ ओनली MCQs, इतनी बड़ी लेवल पे असेस करना स्टूडेंट्स को ओनली MCQs बेसिस पे
ये आलमशेर साहब सिर्फ बैठे हैं, उनसे भी बात हो चुकी है, और वो सब वो कह रहे हैं कि ये ऐसा कौन सा एग्जाम होता है इस लेवल पे कि ओनली एमसीक्यूज बेसिस पे आप उनको जज करते हैं। मेरा एक स्टूडेंट था, उसके 85% मार्क्स थे, 85%, और उससे टैकीकार्डिया और ब्रैडीकार्डिया की स्पेलिंग नहीं आती थी क्योंकि ओनली एमसीक्यूज थे। यस तो सर। वाइवा भी खत्म कर दिया गया है, ऐसे भी खत्म कर दिए गए हैं, और एमसीक्यूज और आसपी, जो कि यहाँ पे आसपी का मतलब होता है ऑब्जेक्टिवली स्ट्रक्चर्ड पासिंग एग्जामिनेशन, दिस इज नॉट यस प्रैक्टिकल सर। एग्जामिनेशन, हाँ आप खुद करवाती होंगी। बिल्कुल, दिस इज ऑब्जेक्टिवली स्ट्रक्चर्ड पासिंग एग्जामिनेशन। इस वक्त आसपी में लास्ट ईयर की जो एनालिसिस है केयू की तमाम कॉलेजों को मिला के 90% पासिंग रिजल्ट था। व्हाट इज दिस आस्पी, ठीक है ना। तो केयू तो एक बिल्कुल आउटडेटेड, आउट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी, उसको छोड़ रहे। क्वेश्चन ये है कि एमसीक्यूज में क्वेश्चन होते थे कि एक अच्छा, बहुत अच्छा सिनेरियो दिया, उसके बाद स्टेम भी दिया, एंड मोर देन वन ऑप्शंस में भी करेक्ट। तो वो भी कभी, क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि स्टूडेंट पढ़ता है, पहला ही ऑप्शन उसको करेक्ट नजर आता है और बाकी आगे वो क्वेश्चन पढ़ता ही नहीं है, तो वो एग्जैक्टली क्वेश्चन सर। भी क्यों नहीं यूज किए जा सकते। ये जरा मैं इसको पहले फिर एक क्वेश्चन और भी पूछूंगा जी, वो सर क्वेश्चन सॉरी, क्यों नहीं यूज वो की जा क्वेश्चंस, सकते व्हिच क्वेश्चंस, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन, सॉरी कि रिपीट। जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो, ताकि स्टूडेंट एक ऑप्शन करेक्ट पढ़ ले तो उस करेक्ट ऑप्शन के बाद मजीद क्वेश्चन भी वो पढ़े, मोर देन वन ऑप्शन में बी करेक्ट। सर अब ये आपसे तो, ऑप्शन आप देते हैं ये ना, जो आप मुझसे तो क्वेश्चन जरूरी कर नहीं रहे है हैं कि एक्चुअल में, ये एमसीक्यूज हम क्यों नहीं यूज करते, ये तो डिपेंड करता है केएमयू पे। वो अगर हमें अलाउ करेगी तो हम तो करने को तैयार हैं। हाँ, एंड यू अलाउ आर करें, कर एब्सोल्युटली सकते हैं, राइट। बिल्कुल कर हाँ सकते हाँ, हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि हमें इस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सिंगल बेस्ट आंसर के अलावा भी, मतलब हम मल्टीपल आंसर दे दें, एंड हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट आंसर जो उसके साथ मैच कर रहा है। बिल्कुल सो बिल्कुल सर, कर सकते हैं। केएमयू की तरफ से भी काफ़ी इश्यूज हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द क्रिएटर ऑफ द एमसीक्यूज, जो बना रहा है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। द नॉलेज ऑफ द एमसीक्यूज उसके पास होना चाहिए। उनको चाहिए कि वैसे एमसीक्यूज बनाएं कि जिससे स्टूडेंट्स कोई ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज ना यूज़ करें टू गेट एंड राइट आंसर। सो स्टूडेंट्स हमेशा अपना एक्चुअल नॉलेज यूज़ करें और ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। काफ़ी ज़्यादा सर इसके एमसीक्यूज बनाने में वीकनेसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट है, बट आई होप विद टाइम ये चीज़ें इम्प्रूव हों। बट वही बात है कि हम लोग केएमयू को फॉलो करें। अगर केएमयू हमें कहेगा कि इस फॉर्मेट के एमसीक्यूज बनाओ तो तब हम वो भले बना सकते हैं। अदर देन अभी तक तो हम ए टाइप एमसीक्यूज बना रहे हैं। एंड ऑल्सो केएमयू ने हमें इन चीज़ों से रोका नहीं कि आप ऑप्शंस कोई, आप मतलब आप अपना एमसीक्यूज इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि आपका स्टूडेंट ब्रेन स्टॉर्मिंग करे और अपना एक्चुअल नॉलेज यूज़ करे, इंस्टेड ऑफ पिकिंग द ऑप्शन जस्ट यूजिंग द ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज। सो ये क्रिएटर पे भी डिपेंड करता है, उसकी भी फॉल्ट में आता है कि वो एमसीक्यूज इतने वीक बना रहा है। सो सर आपकी बात इसमें ठीक है। इसमें मैं अगर एक चीज ऐड कर सकूं, जो श्योर सर। आप डिस्क्रिमिनेशन और डिफिकल्टी इंडेक्स करते हैं वो आप सिर्फ जो है करेक्ट आंसर का नहीं करते बल्कि डिस्ट्रैक्टर्स का भी करते हैं। एग्जैक्टली। तो जब आप डिस्ट्रैक्टर इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका डिस्ट्रैक्टर यूजफुल है कि नहीं है। जिस तरह मैं अभी अर्ज कर रहा था कि हमें कुछ क्वेश्चंस वापस आए, उसमें ऐसा था कि कुछ डिस्ट्रैक्टर स्टूडेंट ने वो कहते हैं कम से कम 5% स्टूडेंट्स मस्ट चूज द डिस्ट्रैक्टर, ताकि पता चले कि डिस्ट्रैक्टर एक यूजफुल डिस्ट्रैक्टर है। और अगर डिस्ट्रैक्टर ऐसा हो कि वो इज सो ऑब्वियसली रॉन्ग, तो उसकी कोई यूजफुल नहीं है। तो डिस्ट्रैक्टर इंडेक्स इज अ वेरी यूजफुल वे टू इम्प्रूव these A type questions. यस सर, आजकल तो वही लाइक आई सेड अर्लियर कि आजकल तो ओएमआर हमारे पास इतनी बड़ी फैसिलिटी आ गई है, एंड वो आपको सारी चीज़ें स्कैन करके रिजल्ट्स दे देती है। एंड उसके बाद वी कैन इम्प्रूव आवर एमसीक्यूज बाय एनालाइजिंग द रिपोर्ट्स कि हमें कहाँ पे कौन से एमसीक्यू को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और चेंज करने की ज़रूरत है। सो आई होप आगे फ्यूचर में हम लोग इस पे काम करें और मज़ीद। डॉक्टर तजम्मल, आप सवाल पूछें। जी प्रोफेसर तजम्मल। हाँ डॉक्टर फातिमा, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। जी मैडम, आपको आपकी तरफ आता हूँ। डॉक्टर तजम्मल ने पहले जी पूछा। श्योर मैम, आस्क जी प्लीज। डॉक्टर तजम्मल, प्रोफेसर तजम्मल। अच्छा, इतनी देर में आप पूछ लें मेरे ख्याल है डॉक्टर तजम्मल साहब। जी 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 डॉक्टर फातिमा, मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, कैन वी गो बैक टू द स्लाइड ऑफ जहां आपने वाइटामिन्स के एक एमसीक्यू पूछा था।
Vitamins, White scurvy wala. स्कर्वी वाला। ma'am, still the screen is stuck. एक मिनट है. Let अच्छा, me उसमें check. मैं चले मैं ये पूछना चाह रही थी कि जब हमने उसकी ऑप्शंस की बात की तो वी वर इट वाज रिटन के विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। Yes, ma'am. जैसे हमें यूएचएस इंस्ट्रक्शंस देती है टू मेक द एमसीक्यूज, Yes, ma'am. we cannot use the word vitamin again and again and again as it is present in the stem. Once you have written it's vitamin, which vitamin? Can't we Yes. write it like A, B, डॉक्टर C? समर यू आर राइट, बिल्कुल कि हम एक वर्ड को बार बार इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ विटामिन नहीं, कोई भी एक ऐसा आ रहा कोई है भी word, yes, दफा exactly. करके ABC कर देते हैं जी। वो एक डॉक्टर फातिमा ने एग्जांपल दी थी, दैट वाज नॉट ए क्वेश्चन, एक एग्जांपल दी Yeah. थी। इस तरह की चीजें भी होती हैं। यू आर राइट डॉक्टर समर अशरफ। चल, thank you. डॉक्टर प्रोफेसर सलमा कुंदी। हाँ जी, इस वक्त तो थैंक यू फातिमा, दैट वाज अ ग्रेट लेक्चर। Thank you, ma'am. मसला ये है कि मैं तो PMDC को बड़ी इंडेटेड हूँ कि उन्होंने CHP मैंडेटरी कर दिया है फॉर एसोसिएट प्रोफेसर। इसकी वजह से लोगों को कुछ समझ आने लगी है, हाउ टू मेक MCQs, what the difficulty index is, what discrimination is, what item analysis is. जब तक ये चीजें पता नहीं होंगी तो अच्छे MCQs नहीं बनेंगे। और हमारे स्टाफ में तो अक्सर मैंने देखा था, जब मैं अयूब में थी आज से 10-20 साल पहले, हम लेक्चर्स बैठ के MCQs बना रहे होते थे और इतना बड़ा बैंक बनाया था, लेकिन किसी ने भी उसको फिर एनालाइज नहीं किया। चलें, यहाँ पे तो गलती हो गई, लेकिन यूनिवर्सिटी के इस पार्ट पे भी गलती है कि आपने तो यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करना है, आप एक एक क्वेश्चन की मॉडरेशन करें, उनको निकालें आप सीट से कि वेदर दे आर वर्थ इट कि इसको एग्जाम में शामिल किया जाए या नहीं। तो दिस वाज माय स्मॉल टेक ऑन इट। और हमारे पास लेजेंड्स आलमशेर मलिक साहब जैसे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि फातिमा ने तो हमें MCQs का बता दिया, इट वाज अ ग्रेट लेक्चर। नेक्स्ट हम आइटम एनालिसिस, डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, डिफिकल्टी लेवल्स वगैरह पे देंगे और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वी आर गोइंग टू बिल्ड ऑन इट, ताकि हमारे लेक्चरर्स भी सीख सके और इन लेक्चर्स को, इन वेबिनार्स को हम उनको फॉरवर्ड भी करते रहेंगे। और हम तो कॉलेज में भी ये कर रहे हैं और OMR सिस्टम से हम कॉलेज का ठीक कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के लेवल पे ठीक करना हमारे बस की बात नहीं है, वो यूनिवर्सिटी ही ने करना है या PMDC ने करना है। मुझे तो जो फ्लॉपी लगती है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, मैं फौरन KMU को इन्फॉर्म कर दी हूँ सो दैट दे इम्प्रूव ऑन इट। So that is the little that we can do. And I think Yasir Ishaq Saab's hand is raised. He wants to ask a question. यस Thank मैम, you. यासिर साहब जी मैं क्वेश्चन आस्क करना चाह रहा हूँ कि क्या हम MCQ बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर सकते हैं? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इफ समबॉडी इज यूजिंग AI, तो क्या आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं कि उसने कितना % AI यूज की है, स्पेशली जो कि MCQs को चेक करते हैं? इसके बारे में इसका प्लीज कमेंट सवाल का करें। जवाब मैं आपको दे दूं। यासिर, ऐसा है कि यू कैन यूज इट, इफ यू विल नॉट यूज द न्यू टेक्नोलॉजी यू कैन नॉट इम्प्रूव, एक वन थिंग। सेकंड थिंग इज प्लेजरिज्म उस वक्त क्या होता है व्हेन यू आर सबमिटिंग योर आर्टिकल, व्हेन सबमिटिंग योर रिसर्च और सबमिटिंग समथिंग एल्स। ठीक है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितनी भी हैं आपकी उसको इम्प्रूव किया जा सकता है और इसकी कोई इस तरह की परसेंटेज अभी तक नहीं आई, एक्सेप्ट पब्लिकेशन में वो कहते हैं कि 5% से नीचे होनी चाहिए और उसको फिर ह्यूमनाइज किया जाता है। एक बात। सेकंड ये है कि आपको ये बताऊं, व्हेन यू आर यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिफोर सबमिटिंग योर क्वेश्चन प्लीज ह्यूमनाइज योरसेल्फ, इसको फिर ह्यूमनाइज कर लें। ओके सर, थैंक जीत जी अस्सलाम वालेकुम सर एम ऑडिबल? ऑडिबल, यू आर ऑडिबल सर। थैंक यू। अच्छा सर, माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े लोग हमारे उस्ताद यहाँ मौजूद हैं। सर अगर 10 क्वेश्चन हैं तो कितने % इजी होने चाहिए, ये मैंने कितने अभी % मॉडरेट होने मैंने चाहिए? फातिमा से पूछा था, उसने जवाब दिया। जी मैडम आप दोबारा बता दें। सर थैंक यू सो मच सर, आई एम सॉरी सर। जी फातिमा बता दें। Okay, sir, we are following actually KMU. So KMU में हमारे पास जो easy, moderate और difficulty level आता है, उसमें तो हमें जो level दिया गया वो easy में हमारे पास 20 to 30%, moderate is 50 to 60%, and then the high level MCQs same course fall in 20 to 30%.
वो 10% आपके MCQ होने चाहिए। जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं 10% उसके करीब करीब। सॉरी सर। जो थर्ड लेवल है, हाई लेवल, जिसमें क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है, वो 10 to 20% नहीं है? सर नहीं, 20 to 30% है उसका। आई एम नॉट श्योर, पर मैं स्टिल भी चेक कर लूंगी, लेकिन 20 to 30% है उसका। मेरे ख्याल में हर अंदर यूनिवर्सिटी का मॉडरेट वेरी होता है होता है। आपका, ज्यादातर लेवल बल्क मॉडरेट का होता हाँ, है। बल्क मॉडरेट होता है उसका, 50 to 60% है। आप इतने MCQs उसमें कर सकते हैं, लेकिन हर यूनिवर्सिटी का, लाइक ऐसा हर कोई हार्ड यूनिवर्सिटी एंड का अपना फास्ट होता है। रूल नहीं है। जी जी। हाँ, I ऐसा कोई think हार्ड the एंड time फास्ट is रूल too much over. I request Professor Salma Kundi to conclude today's session, and we are almost reaching to the 1 hour. And inshallah, we'll continue this regarding the pre-hoc, post-hoc, blueprinting, and OMR sheets. Dr. Dr. Fatma, you are very good. Next time you prepare a lecture on the OMR sheet, how to blueprinting, and we'll inshallah as a planner will request the Professor Sher Alam Sahab and Dr. Inshallah. Thank you so much, Dr. Fatma. It was an excellent lecture. And I thank everybody on this forum, especially Alam Sher Malik Saab, the Jamal Chaudhry Saab, both the summons who are here, and Professor Wakar Saab, Naima Sultana Maida, and Yasir, Yasmin Mujahid. I don't know who's saying me, but whoever. You're welcome. And I'm very happy you're here. You spent your Sunday with us. But the vote of thanks should be given by Kaisar Sajjad Saab, who was the Secretary General PMA. Over to you, Kaisar Bhai. थैंक यू Kaisar Bhai. वेरी मच, थैंक यू वेरी मच मैडम। आप ही कर लेती तो मेरे ख्याल में सही रहता, लेकिन थैंक यू एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग ऑन संडे मॉर्निंग। और मैं समझता हूँ कि फैंटास्टिक एक्सीलेंट डॉक्टर कैसर, आपकी आवाज खत्म हो। मेरी आवाज, जी जी, आवाज आ रही है अभी? ओके ओके, आई एम सॉरी। I am extremely thankful to the presenter, Dr. Fatma Aman, for presenting an excellent and very knowledgeable presentation today. And I am thankful to all the participants for sparing the Sunday time. और इसके साथ साथ मैं हमेशा मुलाजिम साहब को तो कभी भूल ही नहीं सकता हूँ, जिस तरह से वो सारा कंडक्ट करते हैं और सारा प्रोग्राम आपको हमने एक CHP की सर्टिफिकेट भी करवा दी है ना? अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी कर लिया हमने, इसलिए मुझे जरा अच्छा लग रहा था कि दोबारा उस्ताद भी बन गए ना हम। नहीं अभी, लेकिन बहुत अच्छा। मेरी आज तालीम बालगान भी हो गई है, अच्छी रिवीजन भी हो गई, फातिमा ने करा दी हमारी। तो थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सलमा कुंडी के वो उनकी विजनरी और मुलाजिम साहब की विजनरी से ये 119 PMA वेबिनार आज हुआ है। आई होप कि ये इसी तरह से आप लोगों की कोशिशों से चलता रहेगा। थैंक यू एवरीबॉडी एंड सी यू नेक्स्ट सजाद, आपने भी नहीं जाना और मैडम सलमा कुंदी आपने नहीं जाना, बाकी जो है ना वो उनके मैं आपसे एक मीटिंग करना चाहूंगा। Okay, sir. Thank you, Thank you, Ji. and Thank you, ma'am. Allah Hafiz. and Dr. Okay, खुदा हाफिज। Kaisar Sajjad, you stay with us. Right, sir. Okay. Allah Hafiz. नहीं, आपने अल्लाह हाफिज नहीं कहना मैडम, आप नहीं, मैं बाकी लोगों को कह रही हूँ। मैं एक्चुअली शेर आलम मलिक साहब आखिर में इस सारी चीज को वाइंड अप करेंगे एक फ्यू वीक्स बाद, जब हम ये सारे वेबिनार्स कर लें मेडिकल एजुकेशन पे, इंशाल्लाह उनको रिक्वेस्ट करेंगे। यासिर साहब, जमल साहब और नाइमा यहीं हैं? जी, मैं उनको रिमूव कर रहा हूँ। ओके, आई थिंक लोग चले जाते हैं, अपने आप को वो नहीं करते। मैं खुद कर लेता। अच्छा, अब हम रह गए, तजम्मुल साहब रह गए। जी मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ।
जी वदीद रहे या चला जाए? जी वदीद डॉक्टर आप भी जाओ, फिर बाद में आप इसको बंद कर देना सब कुछ को। अच्छा ऐसा है कि मैडम आप जरा ऑन करें अपना